वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 30 दिसंबर 2023 के प्रमुख समाचार को देखते हैं। आज के अगर प्रमुख समाचार पे नज़र डालें तो दो प्रमुख समाचार है और दोनों अच्छे न्यूज़ हैं। एक है एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है भारत सरकार, असम सरकार और एक काफ़ी कह सकते हो कि 40 सालों से एक फेमस एक उग्रवादी संगठन थी। अगर वो इतना फेमस था कि नॉर्थ ईस्ट में अगर हम लोग कम अगर गहराई से जानें तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी सबको उल्फा ही हम लोग जानते थे। तो उसके साथ ये समझौता हुआ है जो कहीं न कहीं आसाम में और पूरे नॉर्थ ईस्ट में शांति स्थापित करने और हमारे आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में कहीं न कहीं योगदान देने वाला है। ठीक है। दूसरा जो न्यूज़ है वो है भारत सरकार ने जो है अर्धवार्षिक अपनी समीक्षा रिपोर्ट जारी की है, जारी करती रहती है। इसमें जो भारत की विकास दर है, जो अभी आरबीआई और जो है भारत सरकार दोनों ही 6.5% की उम्मीद रखते हैं। आरबीआई ने तो हालांकि दिसंबर वाले में अपने उसमें अनुमान में ये कह दिया कि नहीं वो 7% रहेगी। और भारत सरकार की जो आर्थिक समीक्षा, जो अर्धवार्षिक समीक्षा रिपोर्ट है, आर्थिक समीक्षा नहीं अर्धवार्षिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट, इसका मानना है कि ये बड़े आराम से 6.5% से ज़्यादा रहेगी। यानी उम्मीद जो है जो अभी आरबीआई के ही तरफ चल रही है, तो उसमें ऐसा रहेगी। तो ऐसा वो क्यों कहे हैं उसके बारे में उन्होंने कारण बताया है। मुद्रास्फीति को भी लेकर उन्होंने बताया है और वैश्विक स्थिति को भी लेकर बताया है। ये सारी रिपोर्टें देखने से ना हमें समझ में आ जाता है कि अर्थव्यवस्था को समझना हो तो कौन कौन सी चीज़ें प्रमुख रूप से, हालांकि बहुत सारी भूमिका होती, प्रमुख रूप से कौन कौन से क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं उल्फा शांति समझौता। ये यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम उल्फा, यह एक कह सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट का और उसमें भी असम का एक प्रमुख उग्रवादी संगठन था जो अपनी अलगाववादी सोच, यानी असम को एक अलग राज्य के रूप में और एक अलग देश के रूप में, राज्य नहीं एक अलग देश के रूप में स्थापित करने की मांग को लेकर 1979 में ये स्थापित हुआ था। तब से लेके आज देखा जाए तो लगभग 44 साल हो गए हैं। 44 साल में बाद उल्फा का एक बड़ा धड़ा, एक प्रमुख बड़ा धड़ा भारत सरकार और असम सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते में, शांति समझौते में, पीस डील में, एग्रीमेंट में बंधा है। और ये कहीं न कहीं नॉर्थ ईस्ट के लिए, जैसा कि भारत के गृह मंत्री ने कहा, एक गोल्डन पीरियड है। ठीक है, तो हम इसको अगर इस मुद्दे को समझना है तो पहले तो क्या समझौता हुआ है उसको समझेंगे। और इसको लेकर भारत सरकार के गृह मंत्री, चूँकि उसके मुख्य भूमिका में ये रहे हैं, अध्यक्ष हैं, देख ही लीजिए ये बैठे हैं, बाकी लोग इधर हैं, तो उनके द्वारा क्या वक्तव्य, यानी भारत सरकार के गृह मंत्रालय का क्या वक्तव्य है वो बताएगा कि वो समझौते को लेकर क्या उनका वो है। दूसरा है कि अब हम थोड़ा सा समझेंगे कि उल्फा या जो उल्फा का गठन, उसके पीछे क्या जड़ें रही हैं, उसका दौर क्या रहा है, उसमें क्या क्या भूमिकाएं और बढ़ाई हैं, शांति वार्ता कब शुरू हुई है, और जो इस उल्फा की समस्या या नॉर्थ ईस्ट के मुद्दों से जुड़े हुए हैं उनका इस समझौते को लेकर क्या मत है, या कुछ अगर कहीं आशंकाएं हैं तो उसको भी हम देखने की कोशिश करते हैं। आइए समझते हैं। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में भारत सरकार, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा के प्रतिनिधियों के बीच 29 दिसंबर यानी कल को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। और इस हस्ताक्षर को गृह मंत्री ने कहा, इस समझौते को गृह मंत्री ने कहा कि आज असम के लिए एक सुनहरा दिन है जब लंबे समय से हिंसा का दंश झेल रहे नॉर्थ ईस्ट और असम में शांति स्थापित होने जा रही है। ठीक है, ये बातें कही है। और इन्होंने क्या कहा है समझौते को लेकर, गृह मंत्री या गृह मंत्रालय का क्या वक्तव्य है उसको भी जरा समझ लेते हैं। तो गृह मंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में ही उग्रवाद, हिंसा और विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की परिकल्पना लेकर गृह मंत्रालय ने काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले जैसे गुजराल साहब थे तो वो उन्होंने लुक ईस्ट डाला था, मोदी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी डाला था और बाद में तो उसको एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी कर दिया कि हम भारत को जो है नॉर्थ ईस्ट के लिए काम करना है। यानी और उसको दिखता भी है, अगर आप देखिए उसके सरकार के प्रयासों में तो दिखता भी है
और कुछ एक घटनाओं को छोड़ दिया जाए जिसमें कहीं ना कहीं कुछ विदेशी तत्वों का योगदान हमेशा से शामिल रहा है, वहाँ पे अमूमन शांति है, विकास की स्थिति दिख रही है, डेवलपमेंट दिख रहा है। और उससे उसकी वजह से पिछले 9 सालों में कई सारे शांति समझौते हो रहे हैं, और कई तो जो 50 साल से जो उसमें हिंसा के रास्तों पे, यानी आज़ादी के समय से जो हिंसा के रास्तों में हैं, उन उग्रवादी ग्रुपों द्वारा भी भारत सरकार के साथ शांति समझौता किया जा रहा है। इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार रियल टर्म में वास्तविक रूप से नॉर्थ ईस्ट के साथ अपनी भारत की कनेक्टिविटी को बढ़ा रही है, जो वहाँ के लोगों को समझ में आ रहा है। ऐसे में चाहे उग्रवादी संगठन हो, चाहे जो भी हो, जो लोगों का जो मत होता है उसकी अनदेखी नहीं कर सकता है। अगर उसकी अनदेखी करेगा तो वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, अभी इसको समझेंगे कि कैसे ये बात हो रही है। ठीक है, और इसमें बताएं कि पिछले 5 वर्षों में विभिन्न राज्यों के साथ शांति और सीमा संबंधित 9 समझौते हुए हैं, जिनके कारण आज नॉर्थ ईस्ट के बड़े हिस्से में शांति की स्थापना हुई है। 2019 के बाद हुए सभी समझौतों में सरकार ने समय से आगे और समय पूर्व सभी शर्तों को पूरा करने का प्रयास किया है। यानी ये बता रहे हैं कि सरकार जो भी समझौता 2019 के बाद से की है, उसको समय से पहले या समय पर उसको जरूर उसको अपने तरफ से कर लिया जाए, ताकि उस समझौता को, जैसे समझौता होता है ना, तो कुछ मांगे होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं, तो ये नहीं कि समझौता कर लो उसको भूल जाओ, तो फिर वो चीज़ें पूरी नहीं होगी। उसके लिए सरकार काम भी कर रही है। और जो ये समझौता हुआ है, इसको लेकर गृह मंत्रालय उल्फा की मांग को पूरा करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तय कर रही है, और इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक समिति भी बनाई जाएगी जो असम सरकार के साथ मिलकर समझौतों के पूरा करने का प्रयास करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखे रहिएगा। ये आपको अभी बताएंगे। जब आशंका है तो जो लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब इस पे निर्भर करता है कि इस समझौते के तहत जो शर्तें हैं उनको समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाता है कि नहीं। वही बात गृह मंत्री कर रहे हैं कि 2019 के बाद जितने भी समझौते हुए हैं उसको समय से पहले या समय पर पूरा किया गया है, और गृह मंत्रालय इस समझौते के लिए भी एक डेडलाइन तय करेगी और एक मॉनिटरिंग समिति भी तय करेगी जो असम सरकार के साथ मिलकर इसको जल्द से जल्द किया जा सके। ठीक है, आइए थोड़ा सा उल्फा की स्थापना को देख लें। देखिए, उल्फा की स्थापना के पहले जरा सा असम को समझेंगे। तो असम में जो है आसामी लोगों की अपनी अलग संस्कृति, आसामी क्या पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोगों की अपनी अलग संस्कृति, अपनी भाषा है, उसको लेकर उनकी अपनी पहचान रही है जो वहाँ के परंपरागत आसामीज लोग हैं। ठीक है, बाद में आसाम में वहाँ पे जैसे चाय निकला, कोयला निकला, तेल निकला, और उसके साथ साथ जो खासतौर से ब्रिटिश आए, उसकी वजह से बहुत सारे देश के बाहर, मतलब देश के कई सारे हिस्सों से लोग वहाँ जाने लगे। और कई तो ये दिखता है, आसाम के बारे में कहा जाता है कि आसामी लोगों के पास अपना कुछ नहीं है। जो बड़े व्यापार हैं वो वहाँ के मारवाड़ियों के हाथ में है देश के। जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो पंजाबियों के हाथ में है। जो बाबू लोग हैं वो बंगाली हैं, और जो मजदूर हैं वो और पश्चिम बंगाल, बिहार और कह सकते हैं बांग्लादेश से आए हुए लोगों द्वारा ले लिया जाता है। तो बचता क्या है, ये जो लोग वहाँ की असम की समस्या को पहले देखते थे उनका ये मानना था। हालांकि इसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है, तभी ये सारी चीज़ें शांति और समझौते इस तरह के रूप में दिखाई देता था। ये जो एलाइनेशन शुरू हुआ था उसमें जब देश आज़ाद हुआ तो विभाजन हुआ। विभाजन के साथ साथ पूर्वी पाकिस्तान से बहुत सारे लोग, चूँकि वहाँ पे डायरेक्ट टैक्सन डे और इस तरह की चीज़ें, कई सारे लोग जो है पूर्वी बंगाल यानी जिसको पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है वहाँ से भारत की तरफ आए, और ख़ासतौर से आसाम में बहुत सारे लोग आके बसे। इससे फिर वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन पर दबाव बना, क्योंकि ज़्यादातर बंगाली भाषी लोग थे। और जब ये पाकिस्तान का हुआ यानी नया बांग्लादेश बना, उस समय जो उस वहाँ पे जो उत्पीड़न हो रहा था, उस दौरान भी बहुत सारे लोग यानी 70, 71, 72, 73 के दौर में जो है भारत में आए और कहीं ना कहीं उस चीज़ों को और बढ़ाया। हालांकि उसका विरोध भी शुरू हुआ। सरकार ने उसी के लेकर 1985 में असम में विदेशियों को समस्या का संतोषजनक करते असम एकॉर्ड किया था 1985 में अलग से। तो काफ़ी कुछ शांत हो गया, लेकिन कई सारे धड़े ऐसे थे जो वो उसको लेकर उनको उग्र जो है भावना आ गई थी, और वो असम को एक संप्रभु या स्वतंत्र राज्य बनाए लेने के लिए चल रहे थे। उसमें भीमाकांत बुरगोहेन, अरविंद राजखोवा जिसने अभी समझौते में प्रमुख भूमिका निभाई है, अनूप चेतिया, प्रदीप गोगोई, भद्रेश्वर मोहन और परेश बरुआ। बाकी सब तो खत्म है, लेकिन अरविंद राजखोवा और परेश बरुआ अभी भी महत्वपूर्ण है।
2008 में जो अरविंद राजखोवा उल्फा का अपने को प्रधानमंत्री बोलते थे या अध्यक्ष, और राजखोवा वहाँ का सेनापति अपने को, ये इस उनकी उल्फा सरकार की इनकी ये थी। अब अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। 4 दशक का रक्तपात अगर देखा जाए तो जब ये संस्थापक हुआ तो उसके बाद से ही ये एक संप्रभु राज्य के लिए एक अलगाववादी आंदोलन है, क्योंकि ये भारत से अलग होने की बात करता है, एक संप्रभुता की बात करता है। वहाँ पे एक हिंसक आंदोलन चलता है और हिंसक आंदोलन में कहीं अपहरण, जबरन वसूली, बम विस्फोट, इससे असम और असम के बाहर बहुत लोगों की हिंसा हुई है। राज्य ने भी शुरू किया है, 90 के दशक में ऑपरेशन बजरंग शुरू किया गया है और बहुत सारी चीज़ें की गई है, अपल्फा लगाया गया, सारी चीज़ें किया गया है, जिससे काफ़ी कुछ चीज़ें हुई, लेकिन उतना प्रभावी नहीं हो पाया, क्योंकि जो वहाँ की ज्योग्राफी है, जो वहाँ की चीज़ें हैं कि इसमें ज़्यादातर लोग जो है भूटान भाग जाते थे, बांग्लादेश भाग जाते थे, म्यांमार भाग जाते थे, ठीक है। लेकिन बाद में जब भूटान सरकार ने, वहाँ के किंग ने वहाँ को खदेड़ना शुरू किया, म्यांमार में भी ये शुरू हुआ, और ख़ास तौर से जो बांग्लादेश है वहाँ पे जो भारत के समर्थक सरकार, जो वर्तमान की शेख हसीना सरकार हैं, जब ये आई तो वहाँ से भी ये लोग खदेड़े जाने लगे, तो कहीं ना कहीं उन पर जो उनको बाहर जाके छुपते थे वो समस्या आने लगी। ऐसे में सरकार में जो है इनका कहीं ना कहीं इन पर दिक्कत होनी शुरू हो गई। बाहर से इनका संबंध जो है देखा जाए तो जो म्यांमार के और अन्य विद्रोही संगठनों के साथ भी है। हरकत उल जिहाद इस्लामी जो बांग्लादेश का उग्रवादी इस्लामिक संगठन है, उसके साथ भी इससे जुड़ा हुआ है। और उल्फा के जो स्वयंभू लीडर या अभी जो परवेज बरुआ है, वो कहा जाता है कि वो ओसामा बिन लादेन से भी जाके मिला था, और कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान का इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI है, वो भी इसको कथित रूप से इसको सहयोग देती थी। इवन दैट कारगिल युद्ध में उल्फा जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान का समर्थन करते हुए दिखाई देती थी, ठीक है। शांति की ओर प्रयास, शुरू में कुछ शांति के लिए प्रयास किया गया था, वो बहुत प्रभावी नहीं रहा, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि बाहर के देशों में जो आसपास के देश हैं, वहाँ पे जब उन पर प्रयास हिट शुरू हुआ, तो उसमें से एक धड़ा 2008 के बाद अरविंद राजखोवा का जो एक वहाँ उस समय उसके लीडर थे, बाकी सैन्य कमांडर दूसरे थे, वो उल्फा कमांडर फिर से सरकार के साथ शांति वार्ता में शामिल हो गया। हालांकि जो परवेज बरुआ या जो ज़्यादा फ्रैक्शन है, जो ज़्यादा कह सकते हो कि वो बिल्कुल उसको अलग होने की बात करता है, वह इसका कट्टर विरोधी था और इसने जो है अरविंद राजखोवा को निकाल दिया। तो अरविंद राजखोवा ने परेश बरुआ को निकाल दिया और उल्फा की काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो है अरविंद राजखोवा के साथ आ गए और वो शांति वार्ता की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। तो उसके कारण जो है कहीं ना कहीं अब जो है शांति वार्ता दिखाई दी है, ठीक है। अब जो शांति वार्ता है बेहतर है, गोल्डन है, सब कुछ है, लेकिन इसको लेके कुछ जैसे वहाँ के जो जानकार है, पत्रकार हैं, जो लोग वो कहते हैं कि अभी जो है अरविंद जो है परवेज बरुआ वाला पर्सन है, वह अभी समझौते में शामिल नहीं है और कहीं ना कहीं वो अभी हार्ड स्टैंड रखा हुआ है। हालांकि जो असम के मुख्यमंत्री हिमंता शर्मा हैं, वो उनका कहना है कि वो उस धड़े के साथ भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं और उसको इस वार्ता में लाने के लिए इच्छुक हैं। हालांकि अब वो जो भारत से अलग यानी भारत से अलगाववादी रुख, उसको तो किसी भी वार्ता में किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जा सकता है। और ऐसे में अब देखिए क्या होता है। हालांकि जो विचारक है, जो ये कह रहे हैं, संचालक कह रहे हैं कि जो समझौता हुआ है, देखिए एक पत्रकार हैं, अनुभवी पत्रकार हैं राजीव भट्टाचार्य, वो इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि यह शांति समझौता निश्चित रूप से सही दिशा में एक कदम है और असम की शांति और विकास में योगदान देगा। उन्होंने कहा यह कितना फलदायी होगा यह सरकार की प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है। यानी इस पर टिप्पणी करने से इनकार दिया कि सौदा कितना, पर उन्होंने कहा कि इस पर सहमति व्यक्त की कि यह वास्तव में कैसे काम करेगा, इस पर प्रमुख प्रश्न चिन्ह बने हुए हैं, ठीक है। और ये फलदायी कितना, प्रतिबद्धता। इसीलिए अभी देखिए मैं पहले बताया था कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कहा है कि वो इस समझौते के शर्तों को पूरा करने के लिए टाइमलाइन निर्धारित करेगा और उस समझौते के क्रियान्वयन के लिए एक मॉनिटरी समिति निर्धारित करेगी और असम सरकार के साथ इसे समयबद्ध पर पूरा करने की कोशिश करेगी। और अगर वो सारी चीज़ें रहता है तो हमें नहीं लगता है कि इस तरह के समझौते नहीं उसको शांति स्थापित हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं
असम में या पूरे नॉर्थ ईस्ट के कुछ पॉकेट्स को छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे वहाँ के लोगों का जो भारत के प्रति एलाइनेशन था, अलगाव का भाग था, वो जैसे उनको अगर देखा जो बहुत छोटे से हिस्से से वो हमारे साथ जुड़े हुए थे और भारत में भी उनके साथ वैसे ही होता था ना, हमारे कोई प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री कभी जाता नहीं था या कुछ तरह की चीज़ें नहीं थी, एक तरह से वो एक अलग थलग पड़े हुए थे। ऐसे में उनके अलगाव का भाव था। लेकिन जैसे जैसे हमारी कनेक्टिविटी बढ़ रही है, हमारा नॉर्थ ईस्ट में जो है जुड़ाव हो रहा है, रोड जा रही है, ट्रेन जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वहाँ के साथ सांस्कृतिक जो पहचान है उसको जोड़ने के लिए सांस्कृतिक एकीकरण की बात चल रही, ये सारी चीज़ें चल रही है और वहाँ पे विकास भी दिख रहा है। तो इससे ये चीज़ें शामिल हो रही है कि वहाँ के जो आम लोग हैं उनमें भारत की जो सरकार की एक प्रति क्रेडिबिलिटी है उसमें उनको जुड़ाव आ रहा है और भारत के जो मुख्य है उसके साथ वो अपने को भारतीयता का भाव में आ रहा है। ऐसे में जो ये अलगाववादी फैक्शन है वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं और सरकार अगर इसको समयबद्ध तरीके से लागू भी कर लेगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इससे भी शांति स्थापित हो सकती है। ठीक है, और असम में काम हो रहा है। इसको जो लॉजिस्टिक परसेप्शन इंडेक्स जो आया था भारत सरकार का, जो उद्योग विभाग निकाला था, उसमें भी ये दिखा गया कि नॉर्थ ईस्ट में असम में बेहतर काम हो रहा है, उसमें सुधार 2019 के बाद सुधार हो रहा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से इस तरह के समझौते बेहतर होंगे। अर्थव्यवस्था में निरंतर विकास के कारण वित्त वर्ष 23-24 यानी 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 वाला जो वित्त वर्ष या जो चल रहा है, इसमें विकास दर 6.5% से ज़्यादा हो सकती है, ये वित्त मंत्रालय ने कहा है। ठीक है, इसके पीछे वो कई सारे तर्क दिए हैं, कई सारे प्रेरक कारक बताए हैं कि हमारे 2 तिमाहियों में बेहतर प्रदर्शन हुआ है और कई सारे इंडिकेटर जैसे परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स जो स्टूवर्ड एंड पुअर्स का होता है, उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को लेकर बेहतर बना हुआ है। इंडस्ट्रियल जो है प्रोडक्शन इंडेक्स जो होता है वो 8 महत्वपूर्ण इंडस्ट्री के लिए वो भी उस बेहतर स्थिति दिखा रही है। सर्विस सेक्टर दिखा रहा है, सरकार का निवेश बहता है, घरेलू खर्च अच्छा है, घरेलू खर्च अच्छा हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में भी धीरे धीरे मांग डेवलप हो रही है। ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि उनका जो ये लक्ष्य है जो अभी 6.5% का उसका अनुमान है, इससे ज़्यादा रहेगा। वैसे भी आरबीआई ने दिसंबर में अब उसको 7% कर ही लिया है। ठीक है, चलिए आइए हम इसको देखते हैं। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपनी अर्धवार्षिक आर्थिक समीक्षा में कहा कि जुलाई सितंबर तिमाही, भारतीय अर्थव्यवस्था में देखी गई विकास गति अक्टूबर दिसंबर तिमाही और यहाँ तक कि जनवरी और मार्च के जारी रहने की संभावना है। यानी जो विकास दर दूसरी तिमाही में दिखी थी, यानी जो पहली तिमाही में दिखी थी वो दूसरी तिमाही में भी दिखी, उसे तीसरी तिमाही यानी जो चल रही इसमें भी संभावित है और अगला भी तिमाही यानी जो जनवरी से मार्च आएगा उसमें भी ये विकास दर रहने की संभावना है, जिससे 2023-24 के लिए जो 6.5% से अधिक की विकास दर आराम से हासिल करने की उम्मीद है। ठीक है, और जहाँ तक भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार दोनों ही 2023 के लिए मतलब वित्त वर्ष 24 या 2023-24 के लिए 6.5% का विकास दर का लक्ष्य रखा है। हालांकि आरबीआई ने अभी जो दिसंबर अनुमान है अपनी आई है उसमें इसको कह दिया कि नहीं अब वो 7% रह सकती है और सरकार ने अभी 7% नहीं माना है, लेकिन ये माना है कि बड़े आराम से 6.5% से ज़्यादा रहेगी, क्योंकि अगर छमाही का देखा जाए तो औसत 7.7% आ रहा है। ठीक है, और बाकी सारे पैरामीटर अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं वो देखिए कि विकास की प्रेरक परिस्थिति क्या है, इस रिपोर्ट में बताया गया है। जैसे देखिए रिपोर्ट कहता है कि अक्टूबर और नवंबर 2023 के लिए वाहन बिक्री बढ़िया हो रही है, बिजली की खपत अच्छा है और ये सब उच्च आवृत्ति संकेतक है, हाई डिमांड फ्रीक्वेंसी है और ये वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में भी मजबूत आर्थिक गतिविधि को दर्शाते हैं और चौथी तिमाही में भी जारी रहने की संभावना है। यानी आप देखिए ये सारी चीज़ें ये बताते हैं। साथ ही में परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स जो कह सकते हो कि अर्थव्यवस्था में स्टूवर्ड एंड पुअर लाता है और अर्थव्यवस्था में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और सर्विस सेक्टर में जो मैनेजर होते हैं, जो मैनेजमेंट देखते हैं या जो एक्टिव खिलाड़ी होते हैं, उनका अर्थव्यवस्था को लेकर, क्षेत्र को लेकर क्या प्रदर्शन है, वो भी लगातार विनिर्माण और सेवाओं में अक्टूबर नवंबर में विस्तार क्षेत्र में, यानी वो भी आशावादी हैं, इसलिए माना जा रहा है कि और ज़्यादा ये विस्तारित होगा। इसी तरह से जो आईआईपी इंडस्ट्रियल सूचकांक है, इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये 8 जो प्रमुख सूचकांक हैं
उसमें भी निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। आंकड़े जो है वो बता रहे हैं निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। और वित्त मंत्रालय कह रहा है कि शहरी मांग बेहतर है, शहरी मांग बेहतर बनी हुई है, जो ऑटोमोबाइल बिक्री में दिख रही है, ईंधन की खपत में दिख रही है, यूपीआई के पेमेंट में दिख रही है, और ग्रामीण मांग भी बढ़ रही है। जैसे दूसरी तिमाही में ग्रामीण मांग में थोड़ी उतनी नहीं, लेकिन हाँ ये था कि धीरे धीरे बढ़ रही है। और सरकार पूंजीगत व्यय में लगातार निवेश करता जा रहा है, और निजी निवेश चूंकि आशावादी है तो वो भी निवेश कर रहा है। तो इन सारी चीजों का जो संयुक्त परिणाम है, मांग बढ़ी रही है, शहरी क्षेत्र में मांग बढ़ रही है, ग्रामीण क्षेत्र में भी मांग बढ़ रही है, सरकार भी पूंजीगत निवेश कर रहा है, और निवेश जो है जो निजी क्षेत्र है वो भी निवेश कर रहा है। तो जब इतना सब कुछ बेहतर हो रहा है, इसीलिए उम्मीद है कि वो आगे भी बेहतर रहेगी। ठीक है, रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत घरेलू मांग के परिणाम स्वरूप विनिर्माण और सेवाओं के मूल्यवर्धन में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे जो है जो ये तय कर रहे हैं कि जो हमने 6.5% का लक्ष्य रखा है उसको बड़े आराम से हम पार कर जाएंगे। अब आता है मुद्रास्फीति का। हालांकि ये आरबीआई के पर्सपेक्टिव में है, लेकिन इसमें भी चर्चा की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति, विकास और मुद्रास्फीति, इन दोनों का सम्मेलन बहुत जरूरी होता है। कहीं ना कहीं अधिक मुद्रास्फीति, विकास ज़्यादा तेज होता है तो उसमें एक संभावना होती है कि जब कई 2-3 साल लगातार तेज विकास होता रहता है तो मुद्रास्फीति की बढ़ने की संभावना रहती है। और 22 में भी हुआ है, 23 में, 21 में भी बढ़ा है, 22 में भी हुआ है, 23 में हुआ है, और आगे भी बढ़ने की संभावना। इससे ये होता है कि कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति पर अपवर्ड प्रेशर रहेगा, और वो कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकता है विकास को लेकर। तो इस पर देखते हैं। तो ये बता रहे हैं कि मुद्रास्फीति जो कोर इन्फ्लेशन है, मुख्य मुद्रास्फीति, इसमें पेट्रोलियम और फूड को निकाल दिया जाए तो जो बचता है उसको कोर इन्फ्लेशन कहते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम और फूड बहुत हाई वोलेटिलिटी होती है। ठीक है, वो स्थिर है, इसमें स्थिर गिरावट हो ही रही है। ईंधन मुद्रास्फीति में भी निरंतर डिस्फ्लेशन है, यानी बहुत बेहतर में कमी होती जा रही है। हाँ, खाद्य कीमतों में अस्थायी व्यवधान के बावजूद भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। तो इससे, और आरबीआई ने जो है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मुद्रास्फीति को 5.4% पर रहने का अनुमान लगाया है। तो इसमें इस रिपोर्ट कहती है कि यद्यपि भारत में उच्च खाद्य मुद्रास्फीति हालांकि चिंता का विषय है, उच्च खाद्य मुद्रास्फीति हालांकि चिंता का विषय है, लेकिन कीमतों में वृद्धि की वर्तमान दर एक विश्वव्यापी परिघटना है। और उस अगर दुनिया की तुलना में देखा जाए, दुनिया के प्रमुख देशों के तुलना में देखा जाए तो भारत की मुद्रास्फीति संतुलित है, मैनेज्ड है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। ऐसे में ही एक अगला है कि भारतीय बाह्य आर्थिक जो स्थिति है और उससे हमारा संबंध क्या है। तो इसमें भी ये कहा गया है कि भारत के बाहरी क्षेत्र का सवाल है। रिपोर्ट कहता है कि परिदृश्य आशाजनक मानता है, वो मानता है कि ठीक ठाक है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर और अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले भारत की मुद्रा अपेक्षाकृत स्थिर है, और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो है आशावाद, यानी देखा जाए तो एक रिकॉर्ड 619 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि ठीक ठाक स्थिति है। और नवंबर 2023 से और 2000 वैसे टोटल की तुलना में जो 2023-24 का विदेशी पोर्टफोलियो निवेश है, एफपीआई, जो अमूमन सेकेंडरी मार्केट यानी शेयर मार्केट में आता है, उसमें पुनरुत्थान दिखाई दे रहा है। और ये चीज़ें बता रहा है, ये चीज़ें दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के लोग जो है, जो ये विदेशी जो उस तरह के हैं, वो भारत की अर्थव्यवस्था को वो सकारात्मक रूप से ले रहे हैं। अतः ये रिपोर्ट बताती है कि कहीं न कहीं विकास की संभावनाओं पर घरेलू और विदेशी निवेशकों के बीच व्यापक आशावाद दर्शाता है। अतः कुल मिला के ये रिपोर्ट कहती है कि इस अनुसार कह सकते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बेहतर स्थिति में है, और वह 6.5% का जो विकास दर है उसको पार कर सकती है। ठीक है, चलिए, नमस्कार।